नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर वही बेहतरीन पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता लेके आया हूँ। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में आज आपको बड़ी ही बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे समाज में पूरे ये व्याप्त है कि हनुमान बानर थे और जामवंत रीछ थे। तो आज इन सब चीज़ों से पर्दा हट जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में हनुमान बानर नहीं थे और वास्तव में रीछ जामवंत रीछ नहीं थे। तो साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अंत तक बनिए। इसमें यही दो ही नहीं और भी अन्य चीज़ों का पर्दाफाश होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे पहले जो कहानियाँ थी उनको कैसे, जो वास्तविक घटनाएं भी थी, या जैसे बोलते हैं कि बिना आग का धुआं कहाँ, यानी थोड़ा बहुता कहीं ना कुछ रहा है। उन्हीं कहानियों को जोड़ जोड़ कर ये बड़े बड़े बवंडर कहानियाँ बनी हैं पौराणिक। क्योंकि पौराणिक कहानियों को मानने के लिए भारत का कोर्ट भी तैयार नहीं है। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला भी आया था जिसमें हाई कोर्ट में मथुरा के राधा रानी के पौराणिक अस्तित्व लेकर उन्हें पक्षकार बनाकर पेश किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि पौराणिक साक्ष्य पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हैं, यह कमज़ोर पहलू है। तो साथियों, तो जो पौराणिक किताबें लिखी गई हैं वो कुछ कमज़ोर सा साक्ष्य है, ये कोर्ट भी मानता है। लेकिन आज हम जिस कहानी की चर्चा कर रहे हैं वो पौराणिक कथाओं का एक तरह से ऑपरेशन है, यानी कुछ उस समय था। और ये सोचने को मजबूर करता है कि अगर था तभी तो ये लिखा गया, वरना जैसे वाल्मीकि ने हनुमान को बानर बना दिया, सुग्रीव को बानर बना दिया, बाली को बानर बना दिया। तो जब वो लोग और दो पैरों पर चला रहे हैं, उनको आदमियों की तरह चला रहे हैं, आदमियों की तरह वो बोल रहे हैं। तो जहाँ गदा लेके चल रहे हैं कंधे पे रखकर, दो पैर से बंदर चल रहा है, तो ये पूरी तरह से इसका खंडन किया जा सकता है। क्योंकि ना आपने देखा है बंदर चलते हुए, दो पैरों पर गदा लेके चल रहा हो और वो कपड़े भी पहन के चल रहा हो, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, किसी पालतू बंदर को जरूर आपने देखा होगा, लेकिन जो जंगलों में हैं या जो स्वच्छंद होके अकेले विचरण कर रहे हैं, उनको आपने कभी कपड़े पहन के नहीं देखा होगा। तो जो इस लेखक ने, यानी महेंद्र नयन सिंह जो हैं, जो लिखा है सरस्वती घाटी पुस्तक है, इस पुस्तक में जो लिखा है वास्तव में उन्होंने बड़ा बेहतरीन लिखा है और लगता भी है लॉजिकल। जैसे बात किया जाए कि देवी दुर्गा शेर पर बैठ के जा रही हैं, आज हमारे समाज की कोई भी नारी ऐसी नहीं जा रही, तो ये एक तरह से काल्पनिक पूरी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर आइए, लिखा हुआ है लेखक ने, पिशाच, वानर और अधहस्ती एवं नाग, यानी इन तीनों के बारे में दे रखा है कि आखिर ये थे कौन। आइए चलते हैं। प्राचीन साहित्य, किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार पिशाच बेताल और प्रेतों के भक्षक थे, जबकि गौपथ ब्राह्मण और अश्वलायन स्रोत सूत्र में आए पिशच वेद और पिशाच विद्या जैसे शब्दों से उनके मानव जाति के होने का पता चलता है। अथर्ववेद 2:18-4, 4:20-6 और 5:29-4 में पिशाच दानवों के एक वर्ग का नाम है, जबकि काठक संहिता और तैत्तिरीय आरण्यक में ये राक्षसों और असुरों के साथी तथा देवों, मनुष्यों और पितरों के विरोधी वर्णित है। मेरे विचार में पिशाच वन अरण्यों में निवास करने वाली और वनों तथा शिकार पर आश्रित अर्धसभ्य जाति थी, जो अग्नि के प्रयोग और कृषि जीवन से नितांत अपरिचित थी। जैसे आजकल चले जाएं हम साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में चले जाएं, तो आज भी वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने
जो मानव सभ्यता आज इतनी आगे है, कपड़ों की भरमार है, वहाँ वो बेचारे जो ले जाकर देते हैं वही पहनते हैं, बाकी उन्होंने अपने कपड़े नहीं खरीदे। आज भी वो शिकार पर जीवन चल रहे हैं, यानी मांसाहारी जीवन है, शिकार करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका वीडियो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि भारत का ही एक बंदा है जो जाकर वहाँ उनके ऊपर वीडियो बनाया है, और उसे आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे कि क्या आज मानव सभ्यता इतना आगे आने के बाद भी एक मानव है जो इतना पीछे है। तो ये सोचने को मजबूर करती है। तो आइए चलते हैं, आज उसे ये लोग, हमारे जो सभ्य लोग हैं, ये उन्हें देखकर कहेंगे कि अरे ये तो दानव हैं, देखो शिकार करके खा रहे हैं, कच्चा खा जा रहे हैं, ऐसा कहेंगे। लेकिन अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो हमारी सभ्यता से बहुत पीछे रह गए हैं। उसी तरह ये दानव लोग भी होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, वे कच्चा मांस खाने वाले और आवश्यकता पड़ने पर अपमार्जक भी थे। साथ ही वे अपने पड़ोसी भूजनों, यमुना नदी की एक पश्चिमी सहायक नदी भूता या बाटा क्षेत्र के निवासी और प्रेत पारयात्र पर्वत, मसूरी पर्वतमाला का पूर्वी भाग जनों के कट्टर शत्रु थे। मौका मिलने पर या अकेला पाकर वे इन्हें मारकर खाने में संकोच नहीं करते होंगे। ऐसी शत्रुता हम वानरों और लंगूरों के बीच देखते हैं। तो वो प्रवृत्ति मिल रही है। तो पिशाच और वानर जन एक ही क्षेत्र की जातियां थीं। इनके बीच अंतर मात्र इतना ही था कि वानर जहां वनों पर आश्रित सभ्य जन थे, वहीं पिशाच जन आदिम और अध सभ्य। पिशाच और वानरों में के एक ही जाति गोत्र के होने का प्रमाण है। केसरी वानर की दूसरी स्त्री आद्री एक अप्सरा थी, जो शापवश बिल्ली के मुख वाली पिशाचनी हो गई थी। यानी यहाँ भी इतना बढ़िया लिखने के बावजूद भी महेंद्र नैन सिंह ने कुछ ऐसा लिख दिया कि वास्तव में यहाँ भी श्राप काम कर रहा है ना। मतलब भावना से उसी ग्रसित ये लेखक भी है। ये लेखक नहीं उभर रहा है, क्योंकि प्रभाव है, उसी समाज में रहा है, और उसी समाज में रहने के बाद वो लिख रहा है कि उसको सांप हो गया था, सांप किसी ने दे दिया था और सांप वश वह बिल्ली के मुख वाली हो गई थी। इसका पुत्र आद्री तो पिशाचों का राजा था, और पुत्री अजगंधा मत्स्यगंधा के नाम से पराशर मुनि के पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की माता बनी। बड़ी ये चीज़ मिलती जुलती मिल रही है कि वही मत्स्यगंधा जो शरीर से मछली की बदबू आती थी, पराशर ऋषि ने वो नाव के बीच चलते हुए उन्हें कहा मेरे शरीर से बदबू आ रही है। बोले तू चिंता ना कर, तेरे शरीर की बदबू मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर जब इस पर आगे बात आई तो बोली नहीं, लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, इस फिर क्या होगा। तब पराशर ने कहा तू चिंता न कर, मैं कोहरा कर दूंगा। तो इस तरह करके मत्स्यगंधा के साथ संबंध बनाया था पराशर ऋषि ने। ये वही पराशर ऋषि हैं जो वेद व्यास से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर समझ में आता है कहानी उससे लेखक ने जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। वास्तव में लेखक ने सच्चाई का काम किया है, लेकिन लेखक भी अंधविश्वास और पाखंड से जकड़ा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अज और आदि एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लगते हैं, या फिर इनमें से किसी एक दूसरे का अपभ्रंश है। केसरी वानर की प्रथम स्त्री अंजना शब्द अज शब्द से साम्य रखता प्रतीत होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, केसरी वानर, केसरी नंदन, यानी कौन केसरी? हनुमान के पिताजी। तो एकदम हूबहू वही चीज जो सत्य है वो यहाँ पर ला के रखा है, और उधर की कहानी जो इन्हीं से लेकर बड़ी गढ़ी गई है वह अलग से है। तो अंजना के पुत्र हनुमान थे, और वानरों को निरा बंदर या रिक्षों को मात्र रिक्ष समझना भयंकर भूल है। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट भी कर दिया, भले ही वो अंधविश्वास पाखंड में ग्रसित है, लेकिन उसने कर दिया कि नहीं, वो वानर नहीं थे, वो रिक्ष नहीं थे, ये सिद्ध कर दिया। वे टोटम चिन्ह वाले जन थे। पिशाचों का टोटम बिल्ली, अह या नागों का टोटम सर्प था। सभी टोटेमिक जातियां अपने टोटेम की पूजा करती थी और उसी को श्रेष्ठ मानती थी। टोटेम मीन्स इनका अपना कोई चिन्ह होगा, जैसे नागों का सांप हो गया तो टोटेम उसी को रख लिया कि वो नागों की
जातियां हैं तो वो नाग नहीं हो गए, वो नाग थे आदमी ही, लेकिन उन्होंने अपना टोटम रख लिया था इसलिए उससे जुड़ गए। जैसे हनुमान का यहाँ बंदर से जोड़ देते हैं, लेकिन वो बंदर नहीं थे, वो बानर जो था टोटम था उनका। लेकिन हमारे लोग क्या है कि बस कौआ कान ले गया, कान नहीं देखेंगे, कौए के पीछे दौड़ लेने वाले लोग हैं। तो आइए चलते हैं। अंजना विरज बानर कुंजर की पुत्री थी। अंजन एक कद्रु पुत्र नाग का नाम भी है और सीतोदसर के पश्चिम में एक पहाड़ी का नाम भी, जहां हाथियों के जंगल में हाथियों से अंजना को केसरी बानर ने ही बचाया था। अब यहाँ पे देखिए, अंजना को केसरी बानर ने बचाया। कुंजर एक बानर का नाम भी है, नाग का है और हाथी का नाम तभी हस्तिनापुर नगर का नाम नाग साहब्य भी है। इस क्षेत्र में हाथियों की अधिकता को हस्तिनापुर के नामकरण का कारण कहा गया है। इसके पीछे लेखक ने साक्ष्य भी दिए हैं, यूं ही नहीं। देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, छोटे छोटे जहां भी पूर्ण, जैसे फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम है, उसके ऊपर 12 लिखा है, कहीं 13 लिखा है, कहीं जैसे जैसे उन्होंने साक्ष्य दिए हुए हैं वैसे सारे के सारे लिखे। लेकिन इसमें लोग जो शुरू हो जाते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, वो सारा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ लेकिन सारी बातें वो लोग मेरे ऊपर थोप देते हैं कि जैसे इस पुस्तक को लिखने वाला मैं ही हूँ। लेकिन मेरा काम है आपको विलक्षण पुस्तकें लाकर पढ़कर सुनाना, ढूंढ कर सुनाना कि ऐसी ऐसी पुस्तकें जिनके बारे में हमारी जो दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, जो और सारे मनवादी लोग भी हैं, वो भी नहीं जानते इन पुस्तकों को, लेकिन मैं लाकर देता हूं और इन पुस्तकों को वो समझते हैं कि ये मेरी लिखी हुई हैं और वो मुझ पर ही दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। ऋक्ष एक जाति के बानर हैं जो पुला ऋषि की संतान है। यहाँ देखिए, जो जैसा मिला है एविडेंस के तौर पर वैसा लेखक ने भी लिखने की कोशिश की है। ऋक्ष गिरि या ऋक्ष पर्वत भारतवर्ष का एक कुल पर्वत है। यह मध्य भारत में नहीं अपितु गंगा यमुना दोआबे में शिवालिक पर्वत था। इसी क्षेत्र के अज जनों के राजा का द्योतक नाम अजमीर था और उसका पुत्र था ऋक्ष, जिसकी राजधानी अजस्थनापुर का अपभ्रंश बाद में हस्तिनापुर कहा गया। सुग्रीव और बाली के पिता का नाम ऋक्षक रजस है। वानर राज शुक की बहन ऋक्षा के पुत्र जाम्बवन के व्याघ्री से उत्पन्न जयंत आदि 16 पुत्रों में से एक का नाम पिशाच था। ऋक्षराज के नाम से प्रसिद्ध जाम्बवन जम्बू नदी यानी यमुना के तटों पर निवास करने वाले जनों का द्योतक है। बानर राज शुक के पुत्र ऋक्ष बिरजा के पति थे। जिस प्रकार ऋक्ष पर्वत शिवालिक पर निवास करने वाले जन थे, उसी प्रकार वैराज बिरजा विरज भी बिरज क्षेत्र में निवास करने वाले जनों को कहा जा सकता है। यहाँ पर आप शब्दों की भाषा बिल्कुल समझिए। ब्रज कैसे नाम पड़ा, वैराज विरजा विरज, विरज क्षेत्र यानी ब्रिज, जिसे आज हम ब्रिज कहते हैं। तो इसी तरह सारे अपभ्रंश वाले शब्द थे जो धीरे धीरे बदल कर अपने आज मूल रूप में हैं। आगे चल के हो सकता है फिर ये बदल जाए। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे कौन कहाँ रहता था और कौन दानव था, कौन मानव था, कौन बानर था। ये सब आदमियों की जातियाँ थीं और यहाँ पर उन्हें किस प्रकार से अवतारिक बना के आपके सामने प्रस्तुत किया गया और आप इसी अवतारिक अलौकिक रूप में भटकते रहे, लेकिन आज तक वो आपको ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, जहां वाल्मीकि रामायण ने बानर जाति को बंदरों से जोड़ दिया, पूरा बंदर बना ही दिया, और ऋक्ष जो जाति थी उस ऋक्ष जाति को पूरी तरह से ऋक्ष बना दिया। वहीं आप आज इस साक्ष्य से आप क्या समझे हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और जहां पर ये निशान दिए गए थे 1, 12, 11, ये मैं आपको सारा डिस्प्ले कर दे रहा हूं। आप देख लीजिए कि लेखक ने साक्ष्यों को
आधार बनाया है। ऐसा नहीं है कि उसने वीडियो मनगढ़ंत बना दी हो वाल्मीकि की तरह, क्योंकि वाल्मीकि का कोई साक्ष्य नहीं है, वो पूरी तरह पौराणिक है। तो लेकिन यहाँ पर लेखक ने एक नहीं कई जगह से, जहाँ से इकट्ठा हो पाया साक्ष्य, लेकर सरस्वती घाटी सभ्यता बना डाली। तो साथियों, इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि जागो पंच बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।